जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से क्या बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हम लोग क्या दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कर चुके हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा को किस राज्य में सागा दावा के क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि बुद्ध पूर्णिमा को किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। जो बुद्ध पूर्णिमा है दोस्तों वो सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है? तो सागा दावा के नाम से। किस नाम से? तो सागा दावा के नाम से। याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? तो सागा दावा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो कहाँ जाना जाता है? तो सिक्किम में। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो वैशाख माह के कब मनाया जाता है? तो वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन। कब? तो वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन दोस्तों। वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या चीज मनाया जाता है? तो क्या चीज? बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही दोस्तों क्या चीज? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्या चीज? बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या चीज का? ज्ञान का प्राप्ति और मृत्यु तीनों क्या चीज हुआ था दोस्तों? तीनों एक दिन हुआ था। क्या चीज? इसी दिन जो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, बुद्ध भगवान का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसीलिए दिन क्या चीज? खास माना जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय की होती है? जो दशकीय जनगणना होता है दोस्तों हर साल पहली बार जो दशकीय जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? दशकीय नहीं, पहली बार जनगणना केवल पूछ रहे हैं। जब पहली बार जनगणना कब हुआ था दोस्तों? पहली बार कब हुआ था? तो 1872 में। कि उस समय कौन थे? किसके शासनकाल के समय में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के काल में क्या चीज? पहली बार जनगणना हुआ था। जब पहली बार दशकीय जनगणना पूछे, जो नियमित जनगणना पूछे कि पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ था? नियमित जनगणना पूछ दे तो कब हुआ था? 1881 में। 1881 में कौन था गवर्नर जनरल? कौन था? वाइसराय कौन था दोस्तों? तो कौन था? रिपन था। याद रखिएगा कौन था? तो रिपन के काल में ही क्या चीज? 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुआ था। वही पूछ रहा है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय को होती है? तो जो दशकीय जनगणना होता है दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। जो दशकीय जनगणना है वो किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो और इससे फैक्ट है दोस्तों याद रखिएगा जनगणना से रिलेटेड। ऐसे हम लोग जनगणना से रिलेटेड हमेशा करते ही हैं। आधा से ज़्यादा याद हो चुका होगा। और याद करेंगे कि जनगणना का महान विभाजन वर्ष बोला गया दोस्तों। महान विभाजन वर्ष किसको बोला? किस वर्ष को बोला गया? महान विभाजन वर्ष बोला गया दोस्तों। तो किस साल को बोला गया? तो 1921 ईस्वी का जो जनगणना हुआ था दोस्तों, जो 1921 में जनगणना हुआ था उस जनगणना को क्या बोला जाता? महान विभाजन वर्ष। और याद रखिएगा दोस्तों 2011 का जनगणना, 2011 का जो जनगणना हुआ वो कितना नंबर का जनगणना? कितना नंबर का? तो 15 नंबर का। याद रखिएगा दोस्तों 15वां जनगणना था दोस्तों। कितना? तो 15वां जनगणना। अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय से पूछ दे कि कितना नंबर का जनगणना है, केमा जनगणना है, ये 2011 का जनगणना तो 7वां जनगणना है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
गोदान निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? तो गोदान दोस्तों, गोदान के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेम गोदान के लेखक कौन थे दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा दोस्तों। और गोदान के अलावा भी प्रेमचंद द्वारा वो अन्य पुस्तकें भी लिखी गई है दोस्तों। वो पुस्तकों को देखते हैं, जैसे में कफन लिखा गया। कफन के लेखक कौन थे? कफन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा जी लिखा गया। ईदगाह, याद रखिएगा ईदगाह, ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। और याद रखिएगा दोस्तों कर्मभूमि, कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया? कर्मभूमि याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। कर्मभूमि, कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। चौथा याद रखिएगा, जो कर्मभूमि के बाद याद रखिएगा दोस्तों गोदान हो गया, गोदान हो गया, कफन हो गया, ईदगाह हो गया, कर्मभूमि हो गया दोस्तों। और याद रखिएगा सेवादान, सेवादान, सेवादान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा वे 5 पुस्तकों को याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? गोदान हो गया, कफन हो गया, ईदगाह हो गया, कर्मभूमि हो गया दोस्तों, सेवादान हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता दोस्तों? तो ये भारत का जो पड़ोसी देश है दोस्तों, ये निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन जो सीमा साझा नहीं करता? वो भूमि के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। क्या चीज? भूमि सीमा साझा नहीं करता। और ये म्यांमार दोस्तों, म्यांमार भारत के कहाँ है? पूर्वी एरिया में। कहाँ? पूर्वी साइड में दोस्तों म्यांमार सीमा साझा करता। नेपाल दोस्तों, ये बिहार को से सटा ही है दोस्तों, बिहार से कौन? नेपाल, नेपाल दोस्तों। भूटान दोस्तों, भूटान भी बगल में ही है। कहाँ? भूटान भी। मालदीव दोस्तों, मालदीव भूमि से सीमा साझा नहीं करता, ये जलीय सीमा साझा करता है। कैसा सीमा साझा करता? तो जलीय सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। कैसा सीमा? तो जलीय सीमा साझा करता। जलीय सीमा साझा करने वाला एक और देश का नाम याद रखिएगा। क्या चीज? श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका भी कैसे सीमा साझा करता भारत का? तो जलीय सीमा साझा करता। ये 2 देश है जो दोस्तों भारत से कैसा सीमा साझा करते हैं? ये 2 देश तो जलीय सीमा साझा करते हैं। और याद रखिएगा म्यांमार, नेपाल, भूटान, इसके अलावा पाकिस्तान याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान, पाकिस्तान याद रखिएगा। और याद रखिएगा अफगानिस्तान याद रखिएगा। कैसे? अफगानिस्तान याद रखिएगा। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज? उधर चाइना, क्या चीज? चाइना हो गया। म्यांमार हो गया दोस्तों, बांग्लादेश, याद रखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश दोस्तों। ये 7 जो है दोस्तों, ये 7 देश है जो भारत से कैसा सीमा साझा करते हैं? ये भूमि के साथ, भारत के भूमि के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया। चाइना के साथ बांग्लादेश ये भूमि के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि कौन? मालदीव और श्रीलंका कैसा सीमा साझा करते हैं? तो जलीय सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय निगमों में 4 कथन दिया गया दोस्तों, इसमें गलत कथन का चुनाव करना। क्या चीज बोल रहा है? पहला कथन कि निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। क्या चीज बोल रहा है? कि निर्मित उत्पादों में को विश्व स्तर पर बेचा जाता। तो ये बहुराष्ट्रीय निगमों का स्थिति में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन कौन? निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, याद रखिएगा। ये कथन सही है। कथन दूसरा क्या बोल रहा है? वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता दोस्तों, ये गलत है। कैसे? वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं क्या चीज? किया जाता। ये कथन क्या चीज हो गया? गलत हो गया दोस्तों। तीसरा क्या चीज बोल रहा है? उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है दोस्तों। तो क्या चीज हो जाएगा इसका? क्या चीज दोस्तों? क्या चीज हो गया कि उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में ये संगठित किया जाता, ये भी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या चीज पूछ रहा?
स्थिति में कौन सही नहीं है, तो सही कौन ना है दोस्तों, तो 2 वाला इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता। जनसंख्या की गुणवत्ता कौन सा ऐसा कारक है दोस्तों, कौन सा ऐसा कथन है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारण नहीं करता। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। साक्षरता दर दोस्तों, साक्षरता दर है जो जनसंख्या का गुणवत्ता का निर्धारण करता है, याद रखिएगा दोस्तों। जीवन प्रत्याशा, ये सही लिखा हुआ है, जीवन प्रत्याशा भी जनसंख्या का क्या चीज, गुणवत्ता का निर्धारण करता। मुद्रास्फीति दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये मुद्रास्फीति, मुद्रा से ही समझ में आ रहा है, ये फाइनेंशियल से संबंधित है, ये इसका क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्धारित नहीं करता है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मुद्रास्फीति। ऑप्शन 4 कोई पढ़ लीजिए, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये भी क्या चीज, कौशल निर्माण भी क्या चीज, जनसंख्या का गुणवत्ता का निर्धारण करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो गुलामगिरी पुस्तक है दोस्तों, इसका लेखक कौन है, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कौन सा भाषा में लिखा गया था गुलामगिरी, तो मराठी भाषा में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गुलामगिरी कौन सा भाषा में लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, ये भी क्वेश्चन बना। क्या चीज, तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो ज्योतिबाराव फुले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबाराव फुले के द्वारा। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबाराव फुले। और किस भाषा में लिखा गया था, तो मराठी भाषा में, याद रखिएगा दोस्तों। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया 1-2 पुस्तक को याद रखिएगा दोस्तों, जो बहुत बार पूछा। क्या चीज, याद रखिएगा, क्या चीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा, क्या चीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो कौन है, भीमराव अंबेडकर। मूक नायक हो गया दोस्तों, मूक नायक हो गया। मूक नायक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हो गए। मूक नायक के साथ साथ एक और याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा, क्या चीज, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत के लेखक कौन है, ये तीनों पुस्तक याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक और बहिष्कृत भारत किसके द्वारा लिखा गया, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों 2 पुस्तक कम से कम याद होना चाहिए, जो बहुत बार पूछा गया। क्या चीज, याद रखिएगा, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है दोस्तों, तो महात्मा गांधी। और याद रखिएगा सत्य के प्रयोग दोस्तों, सत्य के प्रयोग, ये दोनों पूछा गया दोस्तों पिछले साल ही। क्या चीज, महात्मा गांधी के पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन था दोस्तों, तो हिंद स्वराज और सत्य का प्रयोग, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसके पहले हम लोग पढ़े गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्न में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थे। रैयतवाड़ी दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा दोस्तों 3 भू राजस्व व्यवस्था चलाई गई थे, याद रखिएगा। कुछ जिसमें रैयतवाड़ी तीन कौन कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी पहला कौन था, हो जाएगा दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। तीसरा महालवाड़ी, याद रखिएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त, याद रखिएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को ही दोस्तों सूर्यास्त कानून बोला जाता था। सूर्यास्त कानून किसको बोला जाता था, तो अस्थाई बंदोबस्त को है, याद रखिएगा। तो क्या चीज पूछ रहा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रतिपादक पूछ रहे थे। तो रैयतवाड़ी के प्रतिपादक कौन थे, कौन, रीड एवं मुनरो। कौन, मुनरो दोस्तों, याद रखिएगा। मुनरो 1820 में, याद रखिएगा, प्रतिपादक
इसका स्थापना किया था, और रीड दोनों मिल करके दोस्तों, रीड ने 1792 में रैयतवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने? तो रीड ने, याद रखिएगा। रीड ने कब? 1792 में। थॉमस मुनरो ने कब? 1820 में। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों कब? 1793 में। किसके द्वारा? ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन है? अस्थाई बंदोबस्त के कौन है दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा दोस्तों, कौन? कॉर्नवालिस थे दोस्तों। कौन? कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस थे। अस्थाई बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी के कौन? मुनरो दोस्तों, रीड एवं मुनरो। महालवारी के लेखक कौन थे दोस्तों? महालवारी के कौन थे? तो याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी। कौन? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी कौन थे दोस्तों? तो हॉल्ट मैकेंजी थे। क्या चीज के? महालवाड़ी बंदोबस्त के प्रतिपादक थे। याद रखिएगा ये तीनों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? सूची 1 में का पहला महाविनिष्कर्मण गृह त्याग की घटना। हम लोग दोस्तों क्या चीज जब बौद्ध धर्म पढ़े थे उसमें क्या चीज पढ़े हैं? क्या चीज जब बौद्ध धर्म अगर पढ़े होंगे आप लोग उसमें महाविनिष्कर्मण का वर्ड सुने होंगे, गृह त्याग की घटना। याद रखिएगा दोस्तों, जो बुद्ध भगवान थे, याद रखिएगा क्या चीज? बुद्ध भगवान। क्या चीज? बुद्ध भगवान। बुद्ध याद रखिएगा, बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में। और ये 16 वर्ष की उम्र में क्या चीज? यशोधरा से शादी की थी दोस्तों। यशोधरा से क्या चीज? पत्नी। यशोधरा कौन थी? तो पत्नी। कितना वर्ष की उम्र में शादी किए थे बुद्ध भगवान? तो 16 वर्ष की उम्र में। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो लुम्बिनी में। और इनका जो बुद्ध भगवान अपना जो गृह त्याग करवाए थे दोस्तों, गृह त्याग किए थे। जो गृह त्याग की घटना पूछ रहा, तो गृह त्याग की घटना का कितने वर्ष की उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में किसने? भगवान बुद्ध ने क्या चीज? तो गृह अपना त्याग दिए थे दोस्तों, अपना घर त्याग दिए थे। यही गृह त्याग की घटना क्या कहलाता? महाविनिष्कर्मण कहलाता। याद रखिएगा दोस्तों। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना दोस्तों। पहला का एक का कहाँ हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट सही है। संबोधि दोस्तों, संबोधि याद रखिएगा दोस्तों। जब कितना वर्ष में अपना गृह त्याग था दोस्तों? 29 वर्ष में। तो इनका जब 35 साल हुआ था, मतलब 6 साल बाद, गृह त्याग करने के बाद 6 साल बाद इनका क्या हुआ था दोस्तों? संबोधि में बुद्ध भगवान जो गया, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, गया डिस्ट्रिक्ट के एक जगह क्या चीज दोस्तों? बोधगया के में पीपल के पेड़ के नीचे क्या चीज? बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ कब हुई थी दोस्तों? तो उनको कब हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में। उस जो वो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को क्या बोलते हैं? तो संबोधि बोला जाता है। याद रखिएगा, संबोधि किसको बोला जाता है? ज्ञान की प्राप्ति की घटना को। अगर पूछ दे कि कितने वर्ष की उम्र में बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कितने वर्ष की उम्र में? तो 35 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा। धर्म चक्र परिवर्तन याद रखिएगा दोस्तों। जो धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला जाता है? 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना क्या किया? तो ज्ञान की प्राप्ति किया दोस्तों। इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहला सारनाथ में जाकर के दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी घटना को क्या चीज बोला जाता? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा दोस्तों, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों। कहाँ? तो सारनाथ में। किस भाषा में उपदेश दिया था दोस्तों? भाषा याद रखिएगा कि जब उपदेश दिए थे सारनाथ में तो किस भाषा में दिए थे? तो याद रखिएगा कौन सा भाषा में? पाली भाषा में। याद रखिएगा दोस्तों, किस भाषा में? तो पाली भाषा में। धर्म चक्र परिवर्तन उसी को बोलते हैं दोस्तों। सारनाथ में जो बुद्ध भगवान अपना पहला उपदेश दिए थे, इस घटना को क्या कहा जाता? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण दोस्तों बुद्ध भगवान की मृत्यु के घटना को बोला जाता है। याद रखिएगा। मृत्यु हुआ कब था दोस्तों? कितना? 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों, 400 कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु तो कुशीनगर में। याद रखिएगा, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? तो महापरिनिर्वाण
क्या चीज़ को बोलते हैं? मृत्यु, भगवान बुद्ध के मृत्यु के घटना को बोला जाता है। याद रखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनेगा भगवान बुद्ध से, याद रखिएगा। अब भगवान बुद्ध को ही क्या चीज बोला जाता है दोस्तों? क्या चीज? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या चीज बोला जाता है? एशिया का ज्योति पुंज, याद रखिएगा। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता? भगवान बुद्ध को कहा जाता। और हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे में इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इन क्या चीज? बौद्ध धर्म में दोस्तों 4 सम्मेलन चलाए गए थे, याद रखिएगा। ये 4 सम्मेलन में, याद रखिएगा दोस्तों, 4 सम्मेलन में कौन कौन थे दोस्तों, कब कब हुआ दोस्तों, ये भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि सम्मेलन में उसका अध्यक्ष कौन थे, किसके काल में हुए बौद्ध संगति, पहला संगति कब, बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, दूसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा। पहला प्रथम कब हुआ दोस्तों? तो कब? 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। कब? 483 ईसा पूर्व में। उस समय वर्ष लिख लीजिएगा दोस्तों, वर्ष लिख लीजिएगा ऊपर में, वर्ष प्रथम कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। और याद रखिएगा इसमें उस समय किसके काल में हुआ था? शासक कौन था दोस्तों उस समय? शासक कौन था उस समय? शासक कौन था, याद रखिएगा। तो प्रथम जब बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों, संगति उस समय कौन था? किसके काल में हुआ था? किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के काल में। किसके? अजात शत्रु, याद रखिएगा। अजात शत्रु याद रखिएगा दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अजात शत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था? पहला बौद्ध संगति हुआ था। उस समय उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष, ऊपर में हेडिंग बना लीजिएगा, उपाध्यक्ष के प्रथम बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। ये चारों याद रखिएगा दोस्तों। पहला हम लोग देख लिए, पहला कौन था? पहला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कौन था? अजात शत्रु था। और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। उपाध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा के समय में, दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय कौन था? तो काला शोक के शासनकाल में, क्या चीज हुआ था? दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था दोस्तों। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो कब? 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में। और ये इस समय कौन थे उपाध्यक्ष? तो सबा कामी थे, याद रखिएगा। कौन थे? तो सबा कामी थे दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ हुआ था? सॉरी, एक हेडिंग और बनाइएगा दोस्तों। पहला इसमें कि स्थान बनाइएगा। जैसे में बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो पहला कहाँ हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, पहला राजगृह में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? तो पटना, जो अभी वर्तमान में पटना बोला जाता है, लेकिन पहले क्या चीज के नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यह पाटलिपुत्र में ही तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। इस समय कौन थे उस समय शासक कौन थे दोस्तों? पहला कौन थे? अजात शत्रु। दूसरा काला शोक। तीसरा कौन थे दोस्तों? मतलब अशोक थे दोस्तों, याद रखिएगा। कौन? अशोक थे। कौन थे उस समय शासक? कौन थे? अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में। इस समय उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त, याद रखिएगा दोस्तों। मोगलीपुत्र तीस्त। मोगलीपुत्र तीस ही उपाध्यक्ष
थे। केमा तीसरा बौद्ध सम्मेलन का। चौथा बौद्ध सम्मेलन देख लीजिएगा दोस्तों, चौथा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 98 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं लिखिएगा, ये ईसा पूर्व में हुआ था। ये कब हुआ था? ईस्वी में। इस समय कौन था? तो कनिष्क के समय में हुआ था दोस्तों। किसके समय में? कनिष्क के समय में। इसके समय उपाध्याय कौन थे? तो उपाध्याय इसमें दो थे दोस्तों, अश्वघोष और वसुमित्र। ये दोनों क्या चीज थे? उपाध्यक्ष के पद पर थे दोस्तों। चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो कुंडल वन में। कहाँ? कुंडल वन में दोस्तों। चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में। कब हुआ? 98 ईसा पूर्व में। उस समय शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। उस समय उपाध्यक्ष के पद पर कौन थे दोस्तों? तो अश्वघोष और वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है? सुपीरिया झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरिया झील है जो दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच है? तो सुपीरिया झील याद रखेगा अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। कहाँ है सुपीरिया झील? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है दोस्तों। विश्व का सबसे मीठे पानी का झील पूछे थे दोस्तों। अगर बोल दे कि विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है दोस्तों? तो सुपीरिया झील। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा? तो कौन? सुपीरिया झील ही है। कहाँ है? तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया था क्वेश्चन पिछले वर्ष कि रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्न में से कौन यूरेनियम का यस्क है? याद रखिएगा कि यूरेनियम का यस्क पूछ रहा है। यूरेनियम का यस्क कौन है दोस्तों? तो पिच ब्लेंड किसका यस्क है? तो यूरेनियम का। याद रखिएगा यूरेनियम का यस्क है दोस्तों कौन? पिच ब्लेंड। हेमाटाइट दोस्तों, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट तो किसका है? हम लोग पढ़े हैं किसका? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का बॉक्साइट हो गया दोस्तों। बॉक्साइट किसका हो गया दोस्तों? एल्यूमिनियम का कौन सा है दोस्तों? तो कौन? बॉक्साइट। कोरेंडम पूछ दे तो किसका? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों? नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों? वी.आर. सुब्रमण्यम को क्या चीज बनाया गया? नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। ऐसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री। याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है दोस्तों। याद रखिएगा प्रधानमंत्री। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों नीति आयोग का? तो 1 जनवरी कब? 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। किसका? नीति आयोग का। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इससे याद रखिएगा दोस्तों कि अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुमन बेरी क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए? सुमन बेरी ये नीति आयोग के क्या चाहिए? वर्तमान में उपाध्यक्ष है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो भारत का दक्षिणी क्षेत्र में नीलगिरी दोस्तों। याद रखिएगा नीलगिरी कौन है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र? तो कौन? नीलगिरी। याद रखिएगा नीलगिरी कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? कर्नाटक। याद रखिएगा कर्नाटक और केरल और कहाँ? तमिलनाडु के त्रिक जंक्शन पर, मतलब त्रिक जंक्शन पर। याद रखिएगा दोस्तों त्रिक जंक्शन पर मतलब तीनों से मिलता है दोस्तों। त्रिक जंक्शन कहने का अर्थ क्या चाहिए? कि कर्नाटक
केरल और तमिलनाडु, ये तीनों से सीमा साझा करता है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है सुंदरवन। दोस्तों ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है ये दोस्तों, मध्य प्रदेश में कान्हा है। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? तो असम में है दोस्तों, असम में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे बोल रहा है? जजिया कर किसने लागू किया था? जो जजिया कर था दोस्तों, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ये कैसा कर था? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? जजिया कर। इसने किसने लागू किया था? सर्वप्रथम पूछ रहा दोस्तों कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। जो कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में ये कहाँ का था? तो अरबवासी था, अरबवासी था दोस्तों, अरबवासी। पहला अरब आक्रमण हुआ था दोस्तों 712 ईस्वी में भारत में, सफल आक्रमण। याद रखिएगा, पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ किया था 712 ईस्वी में आक्रमण? तो सिंध पर। सिंध का राजा कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, उस समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जिसने जजिया कर को लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ का था? वो अरब का रहने वाला था दोस्तों। 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया। उसमें राजा कौन था सिंध का? तो कौन था? दाहिर था दोस्तों। इसका मेन मकसद क्या चीज था दोस्तों? धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका +ICS टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समान अध्ययन का वीडियो में। जय हिंद।